हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 3 नवंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम क्या करने वाले हैं, पूरे वीक का जो करंट अफेयर है दोस्तों, मंडे टू लेकर सैटरडे तक का, वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस नहीं है, कुछ भी डाउट हो, है ना, कोई कोर्स वगैरह से रिलेटेड कुछ भी है, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 8840385335 पे। ठीक है। चलो, तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, हम क्या करेंगे, पूरे वीक में जितना करंट अफेयर हुआ है ना, उसका एक समराइज व्यू देंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के जो हमारा चैनल है उस पर मिल जाएगा, और जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। तो डायरेक्टली आप हमारे चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा और वीडियो का लिंक भी मिल जाया करेगा। जो डेली करंट अफेयर आता है, आपको उसका भी बेसिकली वहाँ पे वीडियो मिल जाया करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो, स्पेन के प्रधानमंत्री श्री पेट्रो साचेंज की। तो अब ये बेसिकली इंडिया के दौरे पे थे, है ना। तो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ से देखो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, उनके बीच जो समझौते हैं वो बेसिकली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, तो स्पेन कहाँ पे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर आप मैप देखो, ग्लोबल मैप, तो ये है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ठीक है। इधर से जब आप वेस्ट को आओगे तो यहाँ पे पड़ता है यूरोप में कंट्री है जिसको नाम बोलते हैं स्पेन। अब स्पेन की कैपिटल की अगर बात करोगे तो इसकी कैपिटल क्या है, मैड्रिड इसकी कैपिटल है। ठीक है। और इसका मैप देखोगे तो ये बॉर्डर शेयर करता है पुर्तगाल के साथ, इधर जिसको पोर्तुगल बोलते हैं हम लोग, और इधर फ्रांस के साथ, है ना। ठीक है। अब उसके अलावा अगर कोई बे, बिस्के, इसके साथ साथ सी, है ना, तो ये कौन कौन सा बॉर्डर लगाता है उसकी अगर हम बात करें, तो देखो याद रखिएगा, सबसे ऊपर आप देखोगे तो इधर लगता है बॉर्डर इनका बे ऑफ बिस्के से। तो बे ऑफ बिस्के से देखोगे तो इधर से स्पेन बॉर्डर शेयर करता है, और इधर से फ्रांस बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। ये और अटलांटिक ओशन का पार्ट है। ये उधर इधर पूरा ये अटलांटिक ओशन है ना। अब देखोगे दो साइड से अटलांटिक ओशन से मतलब बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा देखोगे तो मेडिटेरियन सी, जिसको भूमध्य सागर हम बोलते हैं, मेडिटेरियन सी से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है स्पेन। ठीक है। इतनी चीजें हो गई। एक चीज और याद रखिएगा, एक टोगुस रिवर है। तो अगर आपसे पूछा जाए टोगुस रिवर कौन कौन से देश में, तो याद रखिएगा स्पेन में है और पुर्तगाल में है ना। तो अगर पुर्तगाल के आप यहाँ पे याद रखिए प्रधानमंत्री आया, तो हो सकता है कि टोगुस रिवर पूछ दे कि स्पेन में है कि नहीं। मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे देगा, है ना। टोगुस दे देगा, सामने स्पेन लिख देगा, या ऊपर नीचे लिख देगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग के लिए पूछ देगा, डायरेक्टली पूछ देगा। एक और इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसको बोलते हैं जिब्राल्टर स्टेट। ठीक है। देखो, मैपिंग के वीडियो में मैंने आपको अंतर बताया क्या, कि स्ट्रेट क्या होता है, बे ऑफ बे क्या होता है ना। उसके अलावा, ठीक है, स्टेट हमने पढ़ा है, गल्फ पढ़ा है, गल्फ क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है वहाँ पे, है ना। ठीक है। तो जब मैपिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, तो मैपिंग जब स्टार्ट करेंगे तो मैं ये अंतर आपको समझा दूंगा, है ना, कि बे क्या होते हैं, बे में बेसिकली 2 तारीख से पानी गिरे होते हैं। ठीक है। पेनिनसुला क्या होता है, ये सब सारे कॉन्सेप्ट हम आगे चल के मैपिंग के हैं, तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। देखो, अब यहाँ पे जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर इसको स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर स्ट्रेट, है ना। तो जिब्राल्टर स्टेट किन दो प्लेसों किनको जोड़ता है और किन से अलग करता है, ध्यान रखिए। अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है। मैंने बताया था पानी हमेशा जोड़ने का काम करती है, और जमीन हमेशा क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो आपसे पूछेगा जिब्राल्टर स्टेट कहाँ पे, तो याद रखिएगा मेडिटेरियन सी को, ठीक है, अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है, और स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। तो अफ्रीकन कंट्री है यहाँ पे, देखो। ठीक है। मैं यहाँ पे एक सेकंड डिलीट करता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो इधर नीचे अफ्रीकन कंट्री है ना। नीचे आप ये देखोगे तो ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे ये है पूरा आपका मेडिटेरियन सी, ठीक है, जिसको भूमध्य सागर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जिब्राल्टर स्टेट, इसके ऊपर आता है स्पेन, नीचे आ जाता है मोरक्को। ठीक है। इतनी चीज याद रखेंगे। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। बाय द वे, हम लोग पहले पिछले वीक पढ़ चुके हैं। जो लोग नए जुड़े होंगे तो आप परेशान मत होइए, हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से रिवीजन हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग कई बार रिवीजन नहीं कर पाते हैं, समय नहीं मिल पाता है। तो थोड़े टाइम में आपका एक पूरे वीक का करंट अफेयर यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। अब बात करेंगे जेड मोर सुरंग की। जेड मोर सुरंग क्या है, मैंने आपसे बहुत पहले चर्चा किया था। ठीक है। ये बिल्कुल श्रीनगर लेह जो मार्ग है, इस पे बेसिकली बन रहा है ना। ये 6.4 किलोमीटर का रास्ता है। ठीक है। इतनी चीजें बेसिक याद रखेंगे। अब हुआ क्या था, चर्चा में क्यों था, कि यहाँ पे बेसिकली आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 7 लोग की मृत्यु हो गई थी। जनरली क्या होता है कि आतंकवादी लोग वगैरह ऐसे टर्मिनल वगैरह पे यहाँ पे हमला नहीं करती हैं, है ना। वो बेसिकली मिलिट्री पे हमला करते हैं, बट डेवलपमेंट में जहाँ चीजें डेवलप हो रही है वहाँ पे कभी भी हमला नहीं करते थे, पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है ना। अब ये कहाँ बन रहा है मैप में, आगे हम देखेंगे कैसे काम करते हैं, कैसे हम लोग पहाड़ को, चट्टान को तोड़ के अंदर उसके रास्ता बनाते जाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये प्लास्टिक से क्या लगा हुआ है, इसको भी हम समझने का कोशिश करेंगे अभी क्या है। देखो, जनरली क्या होता है कि अगर हमें कोई काम स्टार्ट करना होता है ना, तो हम पहले तो सर्वे करते हैं।
है ना, कैसे बनाएंगे इसको। सर्वे करने के बाद क्या करते हैं कि जो पहाड़, मान लो यहाँ तक हमें यहाँ से तोड़ना स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे सर्वे करेंगे कितनी ऊंचाई हमें रखनी चाहिए, कितना रखेंगे डेप्थ, ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम लोग ड्रिल मशीन लेके लंबे लंबे ड्रिल करते हैं, है ना। जनरली ये 1.5 से 3 मीटर तक ड्रिल करते हैं। तो मान लो हमने ये 3 मीटर का ड्रिल कर लिया, 3 मीटर का ड्रिल करने के बाद क्या करते हैं, इसमें बारूद भरते हैं, बारूद भर के इसको हम ब्लास्ट करते हैं। तो ये जो हमने ड्रिल किया था ना, क्योंकि पहाड़ पूरा तोड़ तोड़ के निकालना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, आप तोड़ तोड़ के निकालोगे टाइम टेकिंग रहेगा, खर्चीला उतरेगा। तो उसमें बारूद भर के ब्लास्ट कर दिया जाता है। तो देखो होता क्या है, जब बारूद भर के ब्लास्ट किया जाता है तो आराम से निकल जाता है। कैसे, मान लो ये पूरा चट्टान था, है ना, तो इसमें इन्होंने ड्रिल करके जगह बना दिया, जगह बना दिया, जगह बना दी, जगह बना दी, जगह बना दी। अब इसमें अगर आप बारूद भर दोगे तो ये जब टूटेगा तो ये ऊपर वाला पार्ट नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ड्रिल ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ पर ड्रिल कर रखा है, यहाँ पे जगह हो गया, तो ये पूरा बीच का ही बस टूट के गिर जाता है। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर क्या करते हैं, धूल वगैरह रहता है, देखो इससे हम लोग सक कर लेते हैं, है ना। तो ये बाहर भी खींच देता है, ब्लो भी कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा अंदर ये जब बाहर को बेसिकली हम लोग इसको सक करके भेजते हैं बाहर को, तो ये बाहर से इधर से हवाएं नीचे चल दी जाती है, तो अंदर के लोगों को ऑक्सीजन भी मिले, इसके लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये ट्रॉली वगैरह में भर के इसको बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद धीरे धीरे इसकी मतलब फिनिशिंग वगैरह करके फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। ये बेसिकली पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखिएगा जो एग्जाम पढ़ने से थोड़ी सी रिलेवेंट हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये किन दो प्लेसों को जोड़ने का काम करेगा, क्या है इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये है पूरा आपका ये जो श्रीनगर लेह मार्ग है, देखोगे तो आप यहाँ पे श्रीनगर से चालू होगा और कारगिल तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, ठीक। चलो, अब देखो ये बीच में ये जो प्लेस है ना, यहाँ पे ये टनल बना के इसको सीधा किया जा रहा है, ऐसे यहाँ से ऐसे सीधा किया जा रहा है, क्योंकि ये ठंड के मौसम में बंद भी हो जाता है कई बार, है ना। ये वाला रास्ता बंद हो जाता है, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ये टनल रहेगा तो आराम से हम इस पार से उस पार निकल जाएंगे। तो ये कहाँ से है, कांगन से आपका चला जाता है सोनमर्ग तक, ठीक है। तो ये है 6.4 का, कहीं कहीं आपको 6.5 में मिलेगा। इसी को हम जेड जेड मोड़ दर्रा भी बोलते हैं, टनल भी बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। बस इतनी चीज़ें हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो अच्छा, एक टनल यहाँ पे बन रहा है, आपने ये सुना होगा जोजिला पास के पास से, है ना। तो ये तो अभी एग्जिस्टिंग है ना, जोजिला टनल इसको नाम से जाते हैं। ये लगभग 14.15 किलोमीटर है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है जोजिला टनल कितने किलोमीटर लंबा है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है जेडमोर जो टनल है वो कितना लंबा है, ठीक है। किन दो प्लेसों के बीच में बनाया जाता है, कारगिल से लेह या कारगिल से श्रीनगर, सॉरी श्रीनगर से लेह या कारगिल से, सॉरी श्रीनगर से कारगिल या फिर श्रीनगर से लेह तक के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करतारपुर कॉरिडोर की बात करेंगे। तो देखो जो लोग सिख धर्म को बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं भी पता है तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। सिख धर्म में 10 गुरु हुए, ठीक है, जिसमें सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, है ना। उनका जन्म जो हुआ 1469 में हुआ था, ननकाना साहब में, जो आज के टाइम में पाकिस्तान में है, ठीक है। अब टोटल 10 गुरु में पहले गुरु ये इन्होंने थे जो मतलब सिख धर्म का नींव रखा, प्रचार किया, सब कुछ किया। इनका जो जन्म दिवस हमने मनाया 12 नवंबर 2019 को, उस दिन हमने क्या किया, पाकिस्तान के साथ समझौता किया। लगभग रावी नदी के पूर्व में है, 1 किलोमीटर दूर है वहां से। तो एक रास्ता है इंडिया से पाकिस्तान के लिए, लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता है। तो देखो अगर आपको इंडिया से पाकिस्तान जाना होगा या पाकिस्तान से इंडिया आना होगा तो वीजा लगता है। बट यहाँ पे दर्शन करने जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है। जस्ट आपके पास कागज वगैरह हो, पासपोर्ट हो, तो आप आराम से जाइए, दर्शन करिए, फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद चले आइए। तो इसलिए बेसिकली वीजा मुक्त आवाजाही के लिए इन्होंने प्रयास किया। तो उन्होंने 2019 में बेसिकली 2019 में ये किया था, ठीक है, कहा था 5 साल के लिए हम फ्री करेंगे, तो 2024 तक ये चलता रहा है। अब इसका रिन्यूअल का टाइम आ गया, 12 नवंबर को फिर से रिन्यू का टाइम आएगा, तो इसको बढ़ाने के लिए बात कर दिया गया, क्या 2019 तक, 5 साल और बढ़ाते हैं इसको, है ना। ये 2029 तक हो जाएगा। अब आप ये सोच सकते हो कि चलो हम लोग वहाँ, हमारे देखो सिख धर्म के लोगों के लिए तो पवित्र स्थल है, तो वो लोग इंडिया से पाकिस्तान जाके दर्शन कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को इससे क्या फायदा हो रहा है। पाकिस्तान देखो इसके लिए दोस्तों पैसे चार्ज करता है, ठीक है। जैसे आपको टिकट लगा दिया कि आपको यहाँ से यहाँ जाने के लिए 500 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। तो ये एक सिस्टम उनके लिए, मतलब पैसा उगाही का या कह लो, या फिर एक टैक्स का, या जो भी कह लो, पैसे उनको मिल जा रहे हैं थोड़े से, तो उनको बेनिफिट है, इसलिए वो जाने आने दे रहे हैं, है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम पढ़ने से थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डेरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेरा बाबा नामक नानक से लेके आपको जाना पाए करतारपुर साहिब। तो आप देखो ये जो येलो वाला पार्ट है ये इंडिया में है ना। ये जो येलो वाला पार्ट है ये इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ पे देखो ये है इंडिया का बॉर्डर, है ना। ये रावी नदी इधर से आ रही है ना। तो देखो यहाँ पे है आपका करतारपुर साहिब, और यहाँ पे है डेरा बाबा नानक नानक। तो यहाँ से यहाँ तक एक कॉरिडोर बनाया गया, जहाँ से आप आवाजाही आराम से कर लो। कोई पासपोर्ट मतलब आपके पास पासपोर्ट हो चल जाएगा, लेकिन आपको वीजा वूजा लगवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से जाइए, दर्शन करिए और फिर चले आइए, है ना। ये बेसिक चीज याद रखेंगे।
उसके बाद बात करेंगे सृजन की। देखो सृजन IIT जोधपुर के द्वारा फेसबुक और AICTE के साथ मिलकर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो IIT जोधपुर ने बेसिकली सृजन इसको नाम दिया है, तो याद रखेंगे थोड़ा सा। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा सृजन क्या है, हाल ही में चर्चा में सृजन क्या है। तो ये देखो बेसिकली इंडिया का AI है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो बेसिकली मेटा की मदद से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, बना रहे हैं। मेटा है, माइटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन है, AICTC है, ठीक है। ये तीनों ग्रुप्स मिलकर बेसिकली इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो बेसिकली क्या करेगा, हमारे रिसोर्सेज को, चीज़ों को इनहेंस करने का काम करेगा, जिसको हम क्या करना है, ओपन मतलब लर्निंग मॉडल वगैरह बना रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आपके एग्जाम्पल इसमें डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं वो बताता हूँ। हाल ही में चर्चा में रहा सृजन क्या है, एक AI टूल है ना, एक रोबोट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं आपसे, तो याद रखिएगा, ठीक है, कि जनरेटिव AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। कहाँ पे इसका सृजन किया गया, IIT जोधपुर, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बात करेंगे पेरियार टाइगर रिजर्व। तो पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा पेरियार टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों केरला में है ना। अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ जोन होते हैं, जिसको बोलते हैं कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। देखो कोर जोन में आपको कुछ करने की इजाजत नहीं होता है, ये कोर जोन होता है, इसमें सरकार फुल्ली निगरानी रखती है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो बफर जोन होता है ना, यहाँ पे बस आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, यहाँ पे बस मॉनिटरिंग होता है ना, और कुछ अलाउ नहीं होता। लेकिन जो बफर जोन होता है, बफर जोन मतलब बीच का जोन होता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, टूरिज्म कर सकते हो, सेटलमेंट मतलब रह भी सकते हो, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग भी करती है इसमें, आप एजुकेशन के रिसर्च के भी काम कर सकते हो यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन 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 जब आप ट्रांजिशन जोन में आते हो, तो ट्रांजिशन जोन में आपको सब कुछ करने की इजाज़त रहती है, बट सरकार इसमें मॉनिटर आपको नहीं करता। आप लकड़ी काट के लेके जा रहे हो, हाँ लकड़ी काट के लेके जा सकते हो, लेकिन इसमें नहीं काट सकते। बफर जोन में तो कोर जोन में तो एकदम नहीं कर सकते हो। बफर जोन में लकड़ी काटना है तो उसके लिए परमिशन गवर्नमेंट की लगेगी, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। लेकिन जो आप ट्रांजिशन जोन है, वहाँ से आप लकड़ी काटे लेके चले गए घर, कोई बोलने वाला नहीं है जनरली, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखिएगा, आपके यहाँ पर रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे देखो चेचू जनजाति की। चेंचू जनजाति, या इसको हम चेंचू वारू भी बोलते हैं और चेचवार भी बोलते हैं। इनको कई नामों से हम लोग जानते हैं, तो याद रखिएगा। जिसको हम चेंचू बोलते हैं उसी को चेचुवारू बोलते हैं, इसी को चेंचुवार भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि उड़ीसा की सबसे छोटी जनजाति है, अनुसूचित जनजाति सबसे छोटी वाली, ठीक है। तो ये याद रखें, थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट भी हो जाता है। ये लोग जीते कैसे हैं, शिकार करते हैं, भोजन को संग्रह करते हैं। अब होता क्या है कि इनको मनरेगा, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, इसमें क्या होता है कि 100 दिन का आपको रोजगार मिलता है ना, गारंटी रोजगार है। अब इसमें क्या हुआ कि अभी यहाँ पे चेंचू जनजाति की परियोजना को इसको बंद कर दिया गया, है ना। तो इस परियोजना को बंद होने के बाद क्या है, इनको बेसिकली पैसे कुछ मिल जाते हैं। जनरली क्या होता है कि 225 रुपए के आसपास इनको मिलता है। अगर आप मनरेगा में काम करोगे तो एक दिन का 225 मिलता है। कई कई स्टेट्स में अलग हो जाता है, कई स्टेट्स 245 रुपए भी देते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट, 225 रुपए मिलता है। अब होता है क्या कि अगर आपको लग रहा है कि 225 रुपए सर क्या ही होते हैं, बट आप सोच के देखो, जिनके लिए 100 रुपए भी, मतलब उनके लिए 10 रुपए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब जीने के लिए। तो 225 रुपए में बहुत बढ़िया जीवन जी सकते हैं, है ना। अगर ये 100 दिन तक भी रोजगार मिले तो अपना घर चलाने के लिए जीवन यापन कर सकते हैं, है ना। तो ये बेसिकली बंद होने के बाद थोड़ा सा चर्चा में रहे हैं, तो इसलिए आप मैंने आपसे मतलब डिस्कस कर लिया कि चेंचू जनजाति कहाँ पे, तो याद रखिए उड़ीसा में है, ठीक है। ये तेलुगु भाषी वगैरह बोलते हैं जनरली, है ना, ठीक है। तो ये इतना याद रखिएगा। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मनरेगा के 2005 में स्टार्ट किया गया था, इसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी की बात कही गई है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, कि मनरेगा के बारे में अगर पूछे तो आप ये भी बता पाओ, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट की। देखो अभी नवंबर 11, आई थिंक 11 या 12 नवंबर से COP29 स्टार्ट होने वाला है, आई थिंक 12 नवंबर से, है ना। तो COP29 स्टार्ट होगा, बाकू अजरबैजान में होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब बात की जाएगी इन्वायरमेंट की, पॉल्यूशन की, कार्बन इमिशन की, मेथेन इमिशन की, है ना, इसकी चर्चाएं की जाने वाली है। तो बेसिकली इसलिए मैंने अभी देखो बहुत दिन पहले ये ऐड किया था, मुझे लग रहा है कि 26 या 27 को हमने, 27 या 28 को हमने इसको डिस्कस किया था। मैंने आपसे उस टाइम भी बोला था कि जब ये डिस्कस होगा तो वहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये उसके पहले कौन सा रिपोर्ट आया था, तो याद रखिए उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 आया था, ठीक है। यूनेप निकालता है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और बाकी जब अभी COP29 होगा 10 दिन बाद, तो वहाँ पे हम लोग उसको बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। चलो अब बात करें देखो साइबर फ्रॉड की। साइबर फ्रॉड में मैंने आपको बताया भी था कि देखो फिशिंग में क्या करते हैं। फिशिंग में जनरली क्या करते हैं दोस्तों, आपके ईमेल वगैरह के ना इन्फॉर्मेशन से चीज़ें, सेंसिटिव डाटा को बेसिकली निकाल लेते हैं। मतलब फिशिंग में क्या करते हैं, किसी लिंक पे आपको क्लिक कराया, और आपके ईमेल में अगर आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल पड़ा है, डेबिट कार्ड का डिटेल पड़ा है, तो वो सब वहाँ से क्या करते हैं, ग्रैब कर लेते हैं,
है ना। बॉलवेयर क्या करते हैं, बेसिकली आपके सिस्टम में डाल के आपके सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, मतलब आपके सिस्टम को चला सकते हैं। रैनसमवेयर में क्या करते हैं कि आपकी फाइल वगैरह को इनक्रिप्ट कर देंगे। इनक्रिप्ट मतलब आपका सिस्टम लॉक कर देंगे, जैसे WannaCry करके 2016 में आया था। उसमें क्या करेंगे, आपके सिस्टम को पूरा लॉक कर देंगे। आप कहेंगे कि अगर आप पैसे दोगे तभी आपका सिस्टम लॉक होगा, बिटकॉइन में पैसे दो, इसमें कर दो, है ना, ये सब सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है। ऐसे ही आपका साइबर बुलिंग है, साइबर स्पाइंग है, और ये आपका बीईसी है, जिसको हम बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं, और डेटिंग हुडविंक है। अब देखो, जो बी बी बीईसी है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जो आपका लेजिटमेट ईमेल रहता है ना, उसको ही बेसिकली लोग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ठीक है, ऑफिस के जो ऑफिशियल नंबर्स होते हैं उससे आपको किसी स्कैमर को मेल कर देंगे, या किसी कंपनी को मेल करके कहेंगे कि इस अकाउंट में इतना पैसा भेज दो। आपने कई बार सुना होगा कि ऑफिशियल ईमेल आईडी से मेल आया कि इस क्लाइंट को 2 लाख रुपए पेमेंट कर दो, और को होता क्या है कि उन्होंने 2 लाख रुपए पेमेंट कर दिया। बाद में पता चलता है कि जी हमने तो कहा ही नहीं था पेमेंट करने के लिए, नहीं सर, आप ही के ईमेल से आया था कि अरे इसको 2 लाख पेमेंट कर दो, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा, प्लीज पेमेंट कर दो। ऐसे में जल्दी मैसेज आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने एक चीज और डिस्कस किया था, डिजिटल अरेस्ट के बारे में। ये आज के टाइम में बहुत बर्निंग टॉपिक है ना। तो ये आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा। तो डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है, मान लेते हैं दो है, एक तो राम है, एक श्याम है, दो दोस्त हैं, है ना। अब एक किसी अननोन नंबर से कॉल आएगा, मान लेते हैं पर्सन ए है, इसने कॉल किया किसको, श्याम को। वो बोलेगा जी आप श्याम को जानते हैं, बोले हाँ जी, वो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया है, ठीक है, हवाला का पैसे इधर उधर कर रहा था, उसमें आपका भी नाम है। किसका नाम है, श्याम का। तो बोलेगा देखिए आप प्लीज अपना सारी चीजें वेरीफाई कराइए, ठीक है, आपका नंबर पाया गया है। तो अच्छा, वो ऐसे नंबर निकालेंगे, हो सकता है पुराना हो या तो हो सकता है करंट भी यूज कर रहे हो, दोनों में से कोई भी निकाल लेते हैं वो लोग, है ना। तो अगर पुराना नंबर रहेगा तो आपको जी मैं पुराना नंबर तो यूज कर रहा था, अब मैं वो यूज नहीं करता हूँ, मैंने तो वो बंद कर दिया नंबर। तो आप वो बोलेंगे नहीं, ये तो आप ही के नाम पे अभी भी शो कर रहा है, आपने इसको ब्लॉक नहीं करवाया, बंद नहीं करवाया, ऐसा कुछ बोल देंगे आपको। आप परेशान हो जाओगे, जी मैं केस में फंस रहा हूँ। तो ये लोग क्या करेंगे, जी ये बोलेंगे कि मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री को कनेक्ट करता हूँ, आप प्लीज उनसे एक बार बात कर लीजिएगा, वो आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे। तो ये कनेक्ट करके बात करेगा, ठीक है, आपका कि ठीक है हम प्रोसेस कर दे रहे हैं, आपको इस थाने से कॉल आएगा, प्लीज उनसे आप कनेक्ट करके अपना पुलिस वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। फिर एक पुलिस वाला बंदा बैठा रहेगा, आपका फोटो वोटो कहेगा वीडियो कॉल पे आइए, आपका शकल वकल देखेगा ऐसे, ठीक है, मैं पुलिस, पता पुलिस ऑफिसर का पूरा गेटअप वेटअप लेके पीछे महात्मा गांधी की फोटो लगा होगा, एकदम बकायदे बैठे रहते हैं ये लोग, है ना। फिर यहाँ पे वेरीफाई वेरीफाई करेंगे, फिर बोलेंगे आप कहाँ में, आपने बोल दिया राजस्थान हूँ जी मैं, आप कहाँ पे हैं, मैं राजस्थान हूँ। ये बोलेंगे जी मैं लखनऊ यूपी से बोल रहा हूँ जी। ठीक है, आप एक काम करो, राजस्थान से यहाँ चले आओ, ठीक है, कल शाम तक पहुंच जाओ। आप सोचोगे जी अरे यार मेरा कल तो ऑफिस है, मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा, छुट्टी भी नहीं मिल पाएगी। तो वो बोलेंगे सर मैं आ तो नहीं पा रहा, तो बोलेंगे जी आ नहीं पाएंगे तो फिर आप बेसिकली क्या करिए, ऑनलाइन कुछ फी वगैरह पेमेंट कर दीजिए, हम आपको यहाँ से वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही आपने मान लीजिए दो, उसने बोला कि दी 5,000 का पेमेंट कर दो, आपने 5,000 का पेमेंट कर दिया, तो ये बोल देगा कि हाँ जी आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, फिर अब हमारी हायर अथॉरिटी एसपी साहब आपसे बात करेंगे। कौन बात करेगा, एसपी साहब, या सीबीआई से ये रमाकांत आचार्य जी आपसे बात करेंगे, एकदम ऐसा नाम लेंगे जैसे आपको लगे कि हाँ एक्चुअली में सीबीआई का आदमी ही है। जी आपके रमाकांत आचार्य जी सीबीआई से बात करेंगे, क्योंकि आपने हवाले का पैसा इधर उधर किया है, इसलिए आपसे बात करेंगे। आप डर जाएंगे, अरे यार अभी तो मैंने दरोगा से बात किया, उसने ओके कर दिया, राइट, अभी अभी सीबीआई के ऑफिसर से बात करा रहे हैं। यहाँ पे आपने कितना दिया था, 5,000 रुपए, है ना। अब जब सीबीआई के ऑफिसर से बात कराएंगे तो वो कहेंगे जी सेटलमेंट के मैं 2 लाख रुपए लूंगा, कराना तो बोलो, नहीं तो फिर आप तो जेल तो जाने वाले हो। तो आदमी डर के क्या करता है, दे देता है। जब यहाँ पे दे दोगे तो बोलेंगे जी सीबीआई के डायरेक्टर आपसे बात करेंगे, फिर वो उनको 1 करोड़ का फिरौती मारेंगे, 50 लाख का मांगेंगे, फिर वहां पे आप दे देते हो। फिर बाद में आपको कुछ टाइम बाद पता चलता है कि ओहो आप तो गलत फंस गए हो, है ना। कई बार ऐसा भी होता है डिजिटल अरेस्ट में कि वो लोग हफ्तों तक आपको रूम में ही रखेंगे, मतलब आपको घर छोड़ के नहीं जाना है, अगर घर से बाहर निकले तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी, नहीं तो कोई आपको आपके साथ आपको गोली लग सकती है, आतंकवादी आपके पीछे पड़े हुए हैं, ऐसी ऐसी बातें कर देंगे। आप घर में, मतलब ऐसे कई केसेस आए हैं जो घर में 1 हफ्ते तक हस्बैंड वाइफ रह ही गए हैं, घर से बाहर ही नहीं निकले। कोई एक तो उसमें वकील भी थे, इनके साथ भी ऐसा केस हो गया। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है मैंने बता दिया। अच्छा आपको बचना हो ना, अगर कभी ऐसा कुछ कॉल आ भी जाए, पहली बात तो फोन काट दो। अगर फंस भी गए, फंस इन द सेंस चलो अच्छा आपको डर लग रहा है, आप कुछ मत करो यार, 100 नंबर पे कॉल करो, पुलिस से पहले वेरीफाई करो, पुलिस बुला के। उसके बाद आपको अगर कुछ फ्रॉड हो भी जाता है, मान लो गलती से अपने पैसे चले गए, तो 1930 पे कॉल करके बेसिकली उसके अकाउंट ब्लॉक कराओ। ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट की वेबसाइट है cybercrime.gov.in, इस पे आप बेसिकली क्या कर सकते हो, इस पोर्टल पे जाके अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत सारे स्टेप्स चल रहे हैं गवर्नमेंट का, इसके लिए लोग अवेयरनेस भी कर रहे हैं, स्टॉप थिंक टेक एक्शन, ऐसे ना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे।
डरना नहीं है यार, देखो अगर अगर आपको जेल जाना है तो फिर कोई ऑनलाइन क्या ऑफलाइन में कोई नहीं रोक पाएगा, है ना? तो इससे डरना नहीं है कि यार जेल चला जाऊंगा, ये चला जाऊंगा, तो यार आपने गलती की ही नहीं। पहली बात तो ये याद रखो, थोड़ा रूल्स भी जान के रखो आप जो क्राइम करोगे उसके लिए आप लेजिटमेट हो। आपके नंबर से क्राइम हुआ लेकिन आपने किया ये तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। आप सोच के देखो कि एक क्राइम हुआ है ना? आपको फोन आया कि इस नंबर से क्राइम हुआ है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, हमारे नंबर है ना? अगर क्राइम हुआ है तो मैं उस मौके पे कहाँ पे हूँ आप ये भी सर्च करोगे, मेरी द्वारा हुआ है तो मेरी वॉइस रिकॉर्ड होगी, कॉल रिकॉर्डिंग होगी, कुछ तो होगी ना। आपके कहने से कैसे मैं मान लूँ? मैंने किया ही नहीं है। जी मैंने किया रहता तो मैं डरता, मैंने नहीं किया, मैं नहीं डरूंगा, है ना? तो ये सब चीजें आप अपने फैमिली मेंबर्स को बताएं, खासतौर पर जो मतलब गार्जियन है जो 40 से 60 70 के बीच में है ना, उनको ये चीज़ों का अवेयरनेस नहीं है। तो अगर आप प्लीज़ अगर आपके फैमिली में कोई हो तो उनको एक चीज़ बता के रखिए एक बार कि ऐसा कोई कॉल आ जाए, है ना? पहले क्या होता था, फ्लिपकार्ट वाला ओटीपी मांग लेते थे कि आपका एटीएम ब्लॉक हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर लेते थे, तो वो सब अब पुराने हो गए। अभी भी वो सब चल रहा है। आजकल एक नया फ्रॉड आने लगा है क्या, आपका फोन पे नंबर वो लोग रैंडम डाल डाल के सर्च करते हैं। फोन पे अगर आप किसी का नंबर ऐसे अटेंडम डाल के देखो, अगर उसका फोन पे रजिस्टर रहेगा तो उसका नाम और नंबर आ जाता है। तो वो लोग वहां से नंबर निकाल के कहते हैं हाँ जी ये बोल रहे हैं, हाँ हाँ बोल रहे हैं, अरे मेरा गलती से मैंने आपके अकाउंट में 10,000 रुपये भेज दिया है, प्लीज आप उसको रिफंड कर दीजिए। तो वो लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डाल देंगे 10,000 का, रिसीविंग का रिक्वेस्ट डाल देंगे। रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि आप पेमेंट उनको उनको कर दोगे। जैसे आप ओटीपी डालोगे आप आपका अकाउंट से पैसे कट के उनके अकाउंट में चला जाएगा, है ना? तो ये सब ऐसे स्कैम्स होने लगे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें तो ब्रिक्स वेनेजुला की, वेनेजुला को बेसिकली ब्राजील ने एंट्री लेने से मना कर दिया था ब्रिक्स में। अब ब्रिक्स में मैंने बताया था टोटल 9 कंट्री है ना? 10वां आपका सऊदी अरब है, उसने अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, और 11वां बेसिकली अर्जेंटीना था, उसने मना कर दिया। अब वेनेजुला को बेसिकली ब्रिक्स का क्या होता है कि अगर एक भी कंट्री ने मना कर दिया, सहमति नहीं दी, तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी। तो वेनेजुला आना चाहता था लेकिन ब्राजील ने मना कर दिया। अब वेनेजुला चर्चा में तो याद रखिएगा, इसकी कैपिटल क्या है, कैराकस है। इसके पड़ोसी कौन है, कोलंबिया है, ब्राजील है, गुयाना। मैंने बताया था अभी कल की चर्चा में ही कि पड़ोसी से पड़ोसी का जनरली नहीं बनता है। हाँ, अगर आप समझदार व्यक्ति हो तो मैं आपको एक चीज हमेशा सलाह दूंगा कि अपने पड़ोसी से हमेशा बना के रखो। अगर थोड़ा सा आपका पड़ोसी उदंड है ना, तो प्लीज आप बना के रखो। कब तक? एटलीस्ट जब तक आप पावरफुल ना हो जाओ। और अगर पावरफुल हो जाओ ना तो और बना के रखो। क्यों? क्योंकि पड़ोसी का रिप्लेसमेंट नहीं है दोस्त। आप हमेशा मेरी एक बात याद रखिएगा, आपके पड़ोसी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। आपके दोस्तों का रिप्लेसमेंट हो सकता है, आपके दुश्मनों का रिप्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन पड़ोसी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर ब्राजील है तो ब्राजील के बगल में कभी भी वेनेजुला की जगह पाकिस्तान नहीं आ पाएगा, हमेशा वेनेजुला ही रहेगा। अगर इधर गुयाना है तो गुयाना ही रहेगा, इधर कोलंबिया है तो कोलंबिया ही रहेगा, है ना? तो आप जब तक जिएंगे आपका पड़ोसी यही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। तो ऐसे ही अगर आपके पड़ोस में कोई रहता है तो उससे अगर उदंड है तो प्लीज थोड़ा शांति से उसको बना के रखो, मिला के रखो, साथ लेके चलो, जितना हो सके उतना, है ना? ये चीजें थोड़ी सी याद रखिएगा। आप ब्रिक्स की बात करें, देखो इस बार का जो सेशन हुआ वो कजान रूस में हुआ था, है ना? ये थोड़ा सा याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि इस 2024 का ब्रिक्स कहाँ पे हुआ था। कंट्री कौन कौन सी है मैंने आपको बता दिया, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई। सऊदी अरब ने अभी कंफर्म नहीं किया ऑफिशियली, अर्जेंटीना ने तो मना ही कर दिया है। ब्रिक्स की शुरुआत होती है 2001 से, जहां जिम और नील एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ब्रिक बनना चाहिए। उसमें उन्होंने बोला कि 4 कंट्री आने वाले समय में देश पे पूरे राज करेंगी। ठीक है, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, इनको साथ लिए बिना कोई भी काम नहीं किया जा सकता। तो इनके फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं 2006 में, उन्होंने कहा कि चलो यार सही कह रहा है ये बंदा, हम लोग क्या करते हैं ब्रिक स्टार्ट करते हैं। तो 2009 में हमने फाइनली ब्रिक स्टार्ट किया, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना मिलके फॉर्म करते हैं। दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हो जाता है, तब से उसका नाम क्या हो जाता है, ब्रिक्सा हो जाता है। यस, इसका एक्रोनिम लास्ट वाला साउथ अफ्रीका का है। 2023 में जब जोहान्सबर्ग में होता है मीटिंग, तो इसमें सऊदी अरब, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और आपका यूएई को ऐड करने की बात होती है। सबको ऐड भी किया जाता है, लेकिन 2 लोगों ने भाई साहब अभी तक कंफर्म नहीं किया। एक ने कंफर्म कर दिया कि नहीं ऐड होंगे, और एक ने कह दिया कि अभी कंफर्म नहीं किया, ऑफिशियली नहीं बोला है। ठीक है, तो ये बेसिकली करंट स्टेटस है बेसिकली हमारे मेंबरशिप का। ठीक है, अगर बात करें 100 लोग रहने वाले हैं, तो जिसमें से ये 9 लोग, 9 कंट्री ही मिलकर पूरा 41 लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। बाकी 190 के आसपास, 185 कंट्री मिलकर 100 लोग, बाकी जो बच जाते हैं 51, 61, सॉरी 59, है ना? इतने लोग का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब बेसिकली ये होता है कि मान लो किसी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन मान लेते हैं 100 करोड़ थी, तो 100 करोड़ में से नौ नौ देश ही मिलके 41 करोड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, बाकी 59 करोड़ में पूरा 185 देश आ जाते हैं, है ना? ग्लोबल जीडीपी का मैंने बताया 24%, और आपका टोटल ट्रेड का 16%।
इनकी एक करेंसी भी इन्होंने इस बार लॉन्च किया खजान में जब हुआ तो, ठीक है, इसमें इंडिया का ताजमहल को भी इन्होंने दिखाया है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, रिलेवेंट है। अब आपको ताजमहल के बारे में थोड़ा सर्च करना है कि ताजमहल कहाँ है, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, ये सब थोड़ा सर्च करिएगा अपने से, आप आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, 2012 में बेसिकली इसका एक कॉन्सेप्ट आया था, इन्होंने लॉन्च कर दिया। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो शंघाई में है। पहले ये ब्रिक बैंक हुआ करता था, इसको जब शुरू शुरू में हम नाम जानते थे उसको ब्रिक्स बैंक बोलते थे। जब सिर्फ 5 कंट्रियाँ थी तो इनका शेयर भी इक्वली हुआ करते थे, है ना, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ भी लेता है। नवनीत एप्लीकेशन की बात करें, देखो दोस्तों बेसिकली ये नाविकों के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। जब चक्रवात दाना आया था इसका हमने बहुत मदद लिया था। ये ट्रांसपोंडर टेक्नोलॉजी पे बेसिकली काम करता है। जनरली क्या होता है कि अगर जैसे सेटेलाइट होता है, सेटेलाइट क्या होता है, सेटेलाइट कैसे मोबाइल के लिए काम करता है, सेटेलाइट से सिग्नल जाता है टावर को, टावर से जाता है आपके मोबाइल पे। अगर सपोज करो आप यहाँ पे एक और टावर है, फिर आप यहाँ पे हो, तो ये मान लो सेटेलाइट का टावर, सेटेलाइट का सिग्नल यहाँ पे गया तो इस टावर से फिर इस टावर पे जाता है, फिर आपके ऊपर जाता है, जनरली ये होता है। लेकिन आप सोचो समुद्र में आप बहुत दूर निकल गए हैं, तो टावर का सिग्नल ही नहीं आ रहा होगा वहाँ से, तो क्या करोगे, तो लोगों से बात नहीं हो पाती थी। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे एक मशीन लगा दिया जो सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट रहेगी, सैटेलाइट के थ्रू ही डायरेक्ट इसमें कनेक्शन रहेगा और आपका मोबाइल ब्लूटूथ के थ्रू इससे कनेक्ट रहेगा। तो कुछ भी है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी है डायरेक्ट इनको यहाँ पे मिल सकता है। सर गवर्नमेंट का मैसेज देना है कि जी तूफान आने वाला है, जी बारिश आने वाली है, जल्दी से भागो यहाँ से। ये वापस अपने नावों को घुमाएंगे और अपना तट पे चले जाएंगे, जल्दी जल्दी घुमा घुमा के भागो यहाँ से, है ना। ठीक है, मछली के बाद में पकड़ेंगे, अब चलते हैं घर, पहले नहीं तूफान आने वाला है। ये टेक्नोलॉजी है बेसिकली, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों तरफ से संचार होता है। अगर ये लोग चाहे तो गवर्नमेंट को किसी को मैसेज भी दे सकते हैं, ठीक है, अगर फंस गए तो रात में सपोज करो मछली पकड़े तो फंस गया समुद्र में, तो ये किसी को मैसेज भी दे सकते हैं, है ना, गवर्नमेंट अपने इस मोबाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू। और अगर गवर्नमेंट देना चाहे तो इधर से दे सकती है। इसरो ने बेसिकली इसको डेवलप किया था, याद रखिएगा। इसकी एक वाणिज्यिक शाखा है क्या, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, है ना, NSIL, इसके द्वारा बेसिकली इसको क्रियान्वित किया जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है ना। और किसकी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर क्या आता है, तो याद रखिएगा, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की, है ना। तो अब राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को बेसिकली बात करें तो इसको एक अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, इसलिए थोड़ी सी चर्चा में है। अभी तक क्या आ रहा था, ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के एक भाग के रूप में काम कर रहा था, लेकिन अब ये एक डिपार्टमेंट इसका बना दिया जाएगा, ठीक है। तो अब पांडुलिपि क्या होती है, पांडुलिपि की अगर मैं बात करूँ तो देखो, जो कागज, छाल, धातु, ताड़ के पत्ते पे कुछ भी लिखा हुआ है जिसको 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, है ना, उसको हम बेसिकली पांडुलिपि कहते हैं। कम से कम 75 साल पुराना लिखा होना चाहिए, है ना, उसके वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, ये सब बेसिकली इंपॉर्टेंस भी हो, हम मानते हो कि यार ये हमारे लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है। हाँ, लिथोग्राफ को नहीं मानते, मतलब कोई फोटो है तो उसको हम पांडुलिपि नहीं मानते हैं। मैंने कहा था आपको कि कुछ भी छापा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। मुद्रित खंड है, कोई भाग है, या फिर लिथोग्राफ मतलब फोटो वगैरह है, तो वो नहीं मानी जाती है पांडुलिपि के रूप में। उसके अलावा इसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था, हेंगसान आया था, हेंगसान की मैंने बात की थी। हेंगसान कौन था, किसके समय में आया था, मैंने कहा था यचच से नाम याद रखना, हर्षवर्धन के काल में आया था, कौन, हेंगसान। ये पांडुलिपियां भारत से बहुत सारी ले गया था, ठीक है। आई थिंक 1518 के आसपास आया था ये, है ना। 1515 से 1520 तक आई थिंक रहा था, 1518 के आसपास ये नालंदा में वगैरह में गया था, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे, देखो ISL, इंडियन साइन लैंग्वेजेस में ये देखो कौन कौन से लैंग्वेज किनको किनको ऐड किया गया, तो याद रखिए आधार कार्ड को ऐड किया गया है, ठीक है। ब्लॉक चेन को ऐड किया गया है। बेसिकली ऐड करने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, है ना। देखो होता क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है दोस्तों, सोशल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। अब ये क्या करता है, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, जिसको हम ISLR TC बोलते हैं। ये क्या करता है, लगभग लगभग क्या होता है कि जितने लैंग्वेजेस है ना, मतलब जितने वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब साइन लैंग्वेज क्या होता है, मैंने इसको डिस्कस किया, फिर से एक बार डिस्कस कर सकता हूँ। 2500 लगभग साइन लैंग्वेज को हमने ऐड किया है। आपने कई बार देखो टीवी देखा होगा, पहले अगर आप दूरदर्शन देखते, तो जैसे हम लोग जब देखते थे दूरदर्शन, तो ऐसे ही आता था, एक यहाँ पे लेडी बोल रही है, यहाँ पे एक हाथों के थ्रू बताती थी कि क्या बोल रही है, मतलब साइन सिग्नल देके, बेसिकली, है ना, सिग्नल देके बताती थी कि ये क्या कह रही है लेडी ना, ये इसी आवाज में क्या बोल रही है ये सुनाती है, मतलब समझाने की कोशिश करती थी, किनको के लिए, जो लोग सुन नहीं सकते। अब जानिए देखोगे साइन लैंग्वेज इनको पढ़ाया जाता है, अगर उसको उनको अगर ए आपको बोलना है, ठीक है, ABCD पढ़ाना है, तो आपको ऐसे ऐसे सिग्नल्स देने पड़ेंगे, है ना, ठीक है। अगर आप उसको ए कहना है तो ऐसे आप पाम पूरा फिंगर बंद करके ऐसे दिखाओ तो समझ जाएगा कि आप कह रहे हो क्या, ए, फिर B, फिर C, ऐसे, है ना, फिर इससे D, है ना।
तो उसको समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ा रहे हो उसको। तो बेसिकली ये होता है साइन लैंग्वेज। तो इसमें आधार कार्ड का नाम नहीं था आधार कार्ड शब्द का, तो आधार कार्ड शब्द के लिए उन्होंने एक साइन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इंडिया जनवरी इंटर गवर्नमेंटल बेसिकली कॉन्सुलेशन हुआ, तो इसमें आप न्यू दिल्ली में हुआ। आप बेसिकली अब ये इसके प्लेसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जर्मनी का। जर्मनी की कैपिटल की बात करें, देखो बर्लिन है ना, यूरोप का देश है जर्मनी। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड। देखो ऑस्ट्रिया भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी गए थे, इन्होंने ऑस्ट्रिया की जगह ऑस्ट्रेलिया बोल दिया था, तो बड़ी चर्चा हुई थी, है ना। फिर इसका पड़ोसी डेनमार्क है, फिर नीदरलैंड है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, फ्रांस है, और यहाँ पे स्विट्जरलैंड है। तो इतनी चीज याद रखिएगा। हाँ, जर्मनी की बात करें तो देखो नॉर्दर्न ओशियन में बॉर्डर लगता है इसका, और बाल्टिक ओशियन से भी बॉर्डर लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्यू चैनल है, तो क्यू चैनल बेसिकली क्या करता है, डेनमार्क को और जर्मनी से जोड़ता है। ठीक है, इसके मेजर मेजर आप प्लेसेस याद रखिएगा, बर्लिन, स्टटगार्ड, बॉन कन्वेंशन है तो याद रखिएगा, बॉन भी आपसे पूछेगा, और हैम्बर्ग। ये प्लेसेस थोड़े से याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहता है। फ्रैंकफर्ट, कई बार होता है क्या कि प्लेसेस का नाम देख के आपसे मैचिंग पूछ लेता है ना। यहाँ पे प्लेस का नाम है और यहाँ पे कंट्री का नाम दीजिए कि ये इस कंट्री का मिलान करो। आप 2016 या 17 का पेपर उठा के देखोगे ना, उसमें डायरेक्टली यूपीएससी ने पूछ रखा है ना। अफगानिस्तान के कई जगहों के नाम है और मैच ऑफ द फॉलोइंग में डायरेक्टली पूछ लिया है। ठीक है, स्पेक्ट्रम एलोकेशन की चर्चा हो रही थी, मैंने बताया था कि इस पर मोटो क्या थी, ग्रोइंग टुगेदर एंड इनोवेशन, मोबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, देखो ये सब चीजें हम लोग पढ़ रखे हैं, तो मैं इसको आपको बेसिक बेसिक थोड़ा समझा देता हूँ। देखो एल बैंड जनरली किस पे काम करता है, तो जीपीएस के लिए काम करता है और मोबाइल के लिए काम करता है। यस बैंड जो होता है इसका, अच्छा गीगा हर्ट्ज याद रखिएगा, 1 से 2 के 2 तक होता है। 2 से 4 के बीच में जो होता है वेदर, जो रडार होते हैं, एटीएस या एटीसी बोलते हैं ना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, है ना, जो लोग यूज जहाज उतारना होता है, प्लेन उड़ाना होता है, तब उस समय इसका यूज करते हैं। और मोबाइल जो सैटेलाइट मोबाइल होते हैं वो भी इसकी बात करते हैं। ये 2 से 4 गीगाहर्ट्ज पे काम करते हैं, इसको एस बैंड बोलते हैं। सी बैंड होते हैं जो टीवी वगैरह यूज करते हैं ना, ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन के लिए जो यूज होता है वो होता है सी बैंड पे काम करता है, 4 से 8 तक। एक्स बैंड जो होता है दोस्तों, वो मिलिट्री एप्लीकेशन वगैरह के लिए यूज होती है, रडार रडार वगैरह का यूज करते हैं हम इसमें। जो कू बैंड होता है या का बैंड, इसको हम कई बार बोलते हैं कू बैंड, का बैंड, लगभग देखो कू थोड़ा हल्का होता है, का उससे भी ज्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, तो इसमें सैटेलाइट टेलीविजन चलते हैं, इंटरनेट सर्विसेज चलती हैं, ये बेसिकली उसके लिए यूज करता है, मतलब ये सबसे ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होती है इनकी। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखें जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। यमन अटैक की बात हमने दोस्तों की थी, तो यमन के मैंने 3-4 प्लेसेस आपको गिनाए थे, अगर आपको याद होगा। तो रास ईसा की बात की थी, और वेदा की बात की थी, और सना की बात की। देखो सना यहाँ पे है, मैंने बताया था, है ना, इसकी कैपिटल है। उसके अलावा अगर बात करें तो देखो यहाँ पे आपका आता है रास ईसा, यहीं पे आ जाता है, और आपका होइदान भी यहीं पे आ जाता है। देखो यहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, ये है रास ईसा। तो आपसे पूछ देगा कि कौन सी कंट्री में है और कौन से सी के पास में, तो याद रखिएगा रेड सी के पास में है। ठीक है, ये याद रखिएगा, होइदा यहाँ ही पे है, बस बगल में ही है। इसकी कैपिटल क्या है, सना है, याद रखिएगा, गल्फ ऑफ एडेन। और रेड सी को जोड़ने का काम कौन करता है, बब एल मदीन। ठीक है, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे है बब एल मंडेब। तो ये याद रखेंगे कि इनको जोड़ने का काम करता है, किसको, रेड सी को जोड़ने का काम करता है, रेड सी से गल्फ ऑफ आडेन को जोड़ने का काम करता है, किसको अलग करता है, जिबूती को यमन से अलग करता है। तो ये एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तीन चीजें आप याद रखेंगे। गोल्ड रिजर्व की मैंने बात की थी दोस्तों, कल ही बात किया था मैंने, कि इंडिया के पास लगभग कितने हैं, 854.73 मेट्रिक टन गोल्ड है हमारे पास, जिसमें से घर में हमने कितना रखा है, 510, और बाहर रखा है 324, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ क्या कौन सा स्विस बैंक में, है ना, वहां पे हम उधर रख रखा है हमने। अब बात करें कि किसके पास कितना बेसिकली गोल्ड है, मतलब फॉरेक्स रिजर्व का मतलब जितना, अगर आपके पास फॉरेक्स रिजर्व मतलब डॉलर, जैसे सब उसका एग्जांपल लेता हूँ डॉलर का। मैंने आपको सुबह भी बताया था, कल, ठीक है, कल सुबह बताया था मैंने आपको कि देखो सपोज करो कि आपके पास $100 है, तो आपके पास पैसा कितना है। ठीक है, इसके इसके कंपेयर में मतलब कितने डॉलर का सोना है, तो ये मैंने बताया था अमेरिका के पास $72 है, मतलब $72 तक का क्या है, सोना है। इनके पास $71 तक का है, इनके पास 68 है, इनके पास 69, 29। चाइना के पास $4 का मैंने बताया था, इंडिया के पास $9.57 का। ठीक है, मतलब अगर इंडिया के पास $100 बचे हैं, तो उसके पास लगभग $9 का सोना भी है इसके पास, सिंपल से ऐसा समझ लो आप, है ना। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि अभी चीजें आपको थोड़ी देर समझ में आ रही हो दोस्तों, है ना।
देखो मैंने कोशिश की कि थोड़ा अच्छे लेवल पे करते हैं, बढ़िया से करते हैं। कुछ अगर आपको लगता है कि सर ऐड करना है, कुछ चेंजेस करने, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये, आप इस पे डायरेक्टली हमें मैसेज ड्रॉप कर दो, ठीक है? कोई बात कहनी हो, कोई समस्या हो, कुछ भी आप इस पे कनेक्ट कर सकते हो, है ना? पढ़ाई में समस्या और ये सिलेबस चाहिए, कैसे किस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ इस पे कनेक्ट कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है? आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।